नमस्कार साथियों, सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि हम सबने ऑर्गेनिक वाला पार्ट और जीओसी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है उसके अंदर ऑर्गेनिक वाला पार्ट और जनरल जो केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात हमने अब तक कर ली है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर पहले आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करा दीजिए। अब जो 4-5 क्लासेस चलेंगी उसके अंदर उन 4-5 क्लासेस के अंदर कंप्लीट इनऑर्गेनिक में करा दूंगा और देन नेक्स्ट जो 4-5 क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं कंप्लीट फिजिकल करा दूंगा। आप मान के चले 5 दिसंबर तक या 10 दिसंबर तक हाईएस्ट हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात, ये बीच बीच में मेरे पास जो मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर आज तो मैंने किताब ही छोड़ दी, तो बहुत अच्छा किया। बोले सर आज तो मैं बड़ा तनाव में आ गया या तनाव में आ गई और आज तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा या बिल्कुल नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़े साहब? कि साहब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद ही नहीं मुझे तो, और सर बड़ा प्रेशर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी समस्या नहीं, ये हर स्टूडेंट की समस्या है। इसमें कहीं भी नहीं घबराना है। ये जो 30-35 दिन का समय है वो काफी ट्विस्टिंग समय होगा और आपको पढ़ने से रोकेगा, लेकिन हमें हारना नहीं है और हमें अच्छे मन से खुश होते हुए पढ़ना है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चालू करने से पहले कुछ उन 4-5 पंक्तियां उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो बड़े डिमोलाइज हो रहे हैं इस समय। डिमोलाइज नहीं होना है, दिमाग में नेगेटिव थॉट आनी ही नहीं चाहिए। इतनी सी बात है कि हाँ हम हमारा प्रयास कर रहे हैं, आगे कुछ होगा सो देखा जाएगा। उन सब के लिए 3-4 प्यारी सी पंक्तियां। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि अभी तो प्रयास ही नहीं करेगा तो तेरी किस्मत बदलेगी कैसे। वापिस उन 4 पंक्तियों को सुने, बड़ी प्यारी पंक्तियां है। बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बहुत ही प्यारी 4 पंक्तियां हैं कि आप प्रयास करते रहे, हार नाम का शब्द नहीं आना चाहिए और लगातार चलते रहे आगे से आगे। 2 प्यारी सी पंक्ति और मैं खुद नहीं बनाता, जहां से मुझे अच्छा लगता है आपके लिए वो पंक्तियां मैं आपको लाके बताता हूं। रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुद्र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुद्र भी आएगा। बस लगा रहे तू मेहनत करने में, सफलता एक ना एक दिन तुझे जरूर मिलेगी। तेरे पास खुद समुद्र आएगा, तेरे पास सफलता जरूर आएगी। बस तू लगा रहे लगा रहे लगा रहे। ध्यान रखें, इन सारी खाने वाली जो क्लासेस हैं उनको नहीं छोड़ना है। एग्जाम से पहले इन सारी क्लासेस को पढ़ना है। साथ ही साथ आपको परेशानी ना हो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक मैं अभी डाल दूंगा। उसके अंदर इसकी पीडीएफ भी होगी और साथ ही साथ जो ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पेपर्स हुए हैं उनकी भी आपको उसके अंदर पीडीएफ अवेलेबल होगी। जो हमारा आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको एनएम क्लासेस जयपुर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करें और उसके अंदर आपको मैक्सिमम क्लासेस देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एक और बात, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं और आपको लगता है कि सर वास्तव में हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लासेस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि हमें भी उन्हीं से ही मोटिवेशन मिलता है। आपका एक शेयर करना, आपका एक थंब मारना हमारी जो मोटिवेशन है उसको भी बढ़ाता है। जैसे मैं आपको ऐसी बातें करता हूं तो आपको भी अच्छा लगता है कि नहीं सर हमें कुछ करना है, उसी तरीके से हमारा भी मोटिवेशन इन्हीं से बढ़ता है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हाल में ही आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया और इस तरह का क्वेश्चन कई बार लगातार एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है और आपसे पूछता है कि वो आपको 4 इस तरह के कंपाउंड दे देगा। ये क्वेश्चन अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वर्नर थ्योरी पर आधारित है। देखिए बार बार एक और बात, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमारी ये जो 2 बुक्स है, ये 2 बुक्स है, इन्हीं से आते हैं। कोई मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 12th के एग्जाम्पल्स अच्छे से आते हैं, 12th की बुक्स में जो लिखा है वो आपको अच्छे से आता है,
जो मैं आपको खाने वाली क्लासेस दे रहा हूं वो अगर आपको अच्छे से पढ़ी, एनएम क्लासेस के आपने पेपर अगर ध्यान से निकाले, तो आप बेधड़क रहें, आप किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे सेकंड पेपर में। रही बात फिजिक्स की कतई चिंता ना करें, कतई चिंता ना करें। जो ये सोच रहे हैं कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे फिजिक्स में, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन उस बारे में बात की जाएगी। फिजिक्स में आप जो 5, 7, 8 चैप्टर इजी गोइंग कर सकते हैं। अब इतना समय नहीं है हमारे पास 30 दिन के अंदर कि हम फिजिक्स के अब चैप्टर्स को पढ़ें। उससे बजाय तो आप टीचिंग मेथड को अच्छा करें, बॉटनी को अच्छा करें, केमिस्ट्री को अच्छा करें, क्योंकि हमें नंबर चुराने हैं। फिजिक्स से मिले चाहे टीचिंग मेथड से मिले, कहीं से भी मिले, हमें तो नंबर चुराने हैं। अब देखें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड में हाल में आया। ये आपको 4 कंपाउंड दे दिए और आपसे कहा इन चारों की कंसंट्रेशन बराबर है। चारों की कंसंट्रेशन बराबर होने का मतलब ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और ये भी 1 मोल है, और ये भी 1 मोल है। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा, अगर मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा तो ये इस तरीके से टूटेगा, COH2O6 और Cl3, ये वाला कंपाउंड। अब आप सबको पता है ये वाला क्षेत्र समन्वयी क्षेत्र है, बाहर वाला क्षेत्र आयनन क्षेत्र है। जब मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा, या मैं अगर आप इसको किसी मतलब इसका जब सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो ये जो क्रिस्टल है या ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मुझे 4 आयन देगा। ये हमेशा ध्यान रखें, इसका होता है और ये इसका होता है। कहने का मतलब जब मैं इसको डालूंगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स को पानी के अंदर डालूंगा, तो ये मुझे कुल कितने आयन देगा? 4 आयन देगा इस तरीके से, +3 और 3 Cl-। अब देखिए आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो समन्वयी क्षेत्र है और ये क्षेत्र आयनन क्षेत्र है। अब इसके अंदर अगर मैं 3 मोल AgNO3 के डालता हूं, तो 3 मोल AgNO3 3 मोल AgCl से रिएक्शन करके 3 मोल AgNO3 3 मोल C, अगर मैं इसके अंदर AgNO3 के 3 मोल डालता हूं, AgNO3 के 3 मोल डालता हूं, 3 मोल AgNO3 डालता हूं, तो मुझे यहां AgCl के कितने मोल मिलेंगे? 3 मोल AgCl मिलेंगे। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है और इसका 1 मोल। अगर इनके अंदर मैं AgNO3 डालूं तो बताएं किसके अंदर सबसे ज्यादा मुझे AgCl का अवक्षेप मिलेगा? यहां आपको दिख रहा है इससे मुझे 3 मोल क्लोराइड मिलेंगे। तो 3 मोल अगर क्लोराइड मिलेंगे, भाई ये 1 मोल इसका कॉम्प्लेक्स है, तो इससे मुझे 3 मोल क्लोराइड मिलेंगे। तो ये 3 मोल AgNO3 से रिएक्शन करके 3 मोल AgCl के देगा। इससे तो यहां तो केवल समन्वयी क्षेत्र है, आयनन क्षेत्र है ही नहीं, तो कोई क्लोराइड मिलेगा ही नहीं। यहां 1 क्लोराइड मिलेगा और यहां 2 क्लोराइड मिलेंगे। यहां मुझे 1 मोल क्लोराइड आयन मिलेगा, तो 1 मोल AgNO3 से रिएक्शन करके 1 मोल AgCl बनेगा। और यहां मुझे 2 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे, तो 2 मोल रिएक्शन करके 2 मोल AgCl का बनेगा। ध्यान रखें, कुछ नहीं है, ये 3 देगा, ये कुछ नहीं देगा, ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 2 देगा, ये 3 मोल HCl माइनस देगा, तो 3 मोल Ag प्लस से रिएक्शन करके 3 मोल AgCl बना लेगा। ये 1 भी नहीं बनाएगा, ये 1 मोल AgCl बना लेगा, ये 2 मोल AgCl बना देगा। यही क्वेश्चन तो उसने पूछा कि इन चारों की कंसंट्रेशन समान है, चारों में अगर मैं AgNO3 डाल दूं तो बताओ मुझे सबसे ज्यादा AgCl के अवक्षेप किससे मिलेंगे? तो फर्स्ट से मिलेंगे, क्योंकि ये मुझे 3 मोल क्लोराइड आयन देगा, क्योंकि यही इसका आयनन क्षेत्र है, यही आयनित होगा। 3 मोल क्लोराइड आयन देगा जो AgNO3 से रिएक्शन करके 3 मोल AgCl का बना देगा। इजी सा क्वेश्चन, समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हाल में फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया और आपको कहा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयंस है, इसके रेस्पेक्ट में कौन सी बात सही नहीं है? अब देखो, इस बार हो सकता है हिंदी और इंग्लिश के शब्दावली में अंतर रहा था हाल में फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर आया था उसमें, लेकिन फिर भी अपन चेक कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए यहां हमें दे रखा है हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्सा यानी 6, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, ये दे रखा है। ठीक है, अब आप सबने वीबीटी थ्योरी पढ़ी हुई है। वीबीटी थ्योरी क्या कहती है कि जो ये मेटल आयन है, इसका काम ये होता है कि जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितनी इसकी समन्वयी संख्या है, उतने इसको खाली कक्षक उपलब्ध कराना है। तो यहां जो कोबाल्ट +3 है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां 6 है, इसकी समन्वयी संख्या 6 है, इसलिए इसको खाली कक्षक यहां 6 उपलब्ध कराना है। अब आपको दिख रहा है यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो संकरण या तो होता है sp3d2 या संकरण कौन सा होता है? d2sp। हमारा यह काम भी हो गया।
और जब संकर्ण sp3d2 या d2sp3 होता है तो आप सबको पता है जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, अष्टफल की होगी। अब हमें पता है यहां कोबाल्ट +3, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना 27, हाँ साहब 27। विन्यास क्या है सर, विन्यास होता है कोबाल्ट का 3d7 4s2। कितने निकाल दूं सर, +3 का मतलब 3 गए 3 गए 3 गए, 2 इसमें से गया 1 इसमें से गया, 3d6। अब ये 3d6 ये है। अब हमें पता है कि यहां पर जो लिगैंड्स है वो एमीन है, और एमीन आपको पता है प्रबल लिगैंड होता है। और प्रबल लिगैंड का काम क्या होता है, प्रबल लिगैंड इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो चाहे प्रबल लिगैंड हो चाहे दुर्बल लिगैंड हो, d1 d2 d3 तक तो ऐसे ही भरे जाते हैं। सबसे पहले जो पेयरिंग की बात होती है वो d4 से चालू होती है, तो आप करोगे d4 d5 और d6। अब इसने आपसे कहा कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला, यह अनुचुंबकीय है, यह भी गलत है। यह अनुचुंबकीय नहीं बल्कि कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं, युग्मित हो रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, यह अनुचुंबकीय नहीं प्रतिचुंबकीय है। हाँ ये ठीक है कि ये लो स्पिन है, ठीक है। ये भी ठीक है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रखता है, और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है, अब आपको पता है 6 खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं, तो ये तो रहा 3d और ये रहा 4s और आगे रहा 4p। ये रहा 3d, ये रहा 4s और ये रहा 4p। अब आपको पता है यहाँ 6 खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं, तो ये उपलब्ध होंगे, तो इसके अंदर जो संकरण निकलेगा वो sp3d2 नहीं निकलेगा, d2sp3 निकलेगा। तो इसका मतलब देखो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, और ये लो स्पिन है, और क्या कहते हैं ये भी एक्चुअल में इसमें क्या है, अब ये थोड़ा सा इसमें एक से ज्यादा चॉइस हो गई, क्योंकि असत्य कथन इसमें है, क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय होता है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होता है। बस हमें समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। अब देखो आरपीएससी क्या मानती है, लेकिन ये अगर यही ऑप्शन थे तो इसमें कहीं ना कहीं आंसर में गलती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बोर्ड की बुक का अगर आप बंधन समावयता का उदाहरण पढ़ेंगे तो बंधन समावयता के अंदर यही एग्जाम्पल दे रखा है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जो संकुल यौगिक होते हैं वो समावयता को भी प्रदर्शित करते हैं। एक क्वेश्चन ये फिक्स है इस तरह के क्वेश्चन कि संकुल यौगिकों में कौन सी समावयता मिलेगी। आपको 2 कॉम्प्लेक्स दे देगा, एक ये और एक ये, आपसे पूछेगा इनमें कौन सी समावयता है। तो देखो सबसे पहले समावयता का क्वेश्चन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इन दोनों का अणु सूत्र समान है या नहीं। तो देखो यहां भी कोबाल्ट तो यहां भी कोबाल्ट, गुरुजी 5 एमीन यहां तो 5 एमीन यहां, सर यहां तो NO2 यहां ONO, बात एक ही है, ये नाइट्रो है ये नाइट्राइटो है। यहां 2 क्लोरीन और यहां 2 क्लोरीन, समावयता की बात ही तब करेंगे जब दोनों का अणु सूत्र कैसा होगा, समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र दोनों के कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब एक विशेष प्रकार की समावयता आप सबने पढ़ी होगी जिसे हम बोलते हैं बंधन समावयता, जिसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसे कहते हैं बंधने का तरीके में अंतर है। यहां जो लोन पेयर देने का काम कोबाल्ट +3 को करेगा वो नाइट्रोजन करेगा, यहां जो देने का काम करेगा वो कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। याद रखें जो पहले लिखा रहता है, ये जो पहले लिखा रहता है, याद करें कि बंधन समावयता लिंकेज आइसोमेरिज्म उन संकुल यौगिकों में पाया जाता है जिनके अंदर उभयदंती लिगैंड पाए जाते हैं। एम्बिडेंट जानते हो ना, उभयदंती लिगैंड कौन होते हैं, जिनमें डोनर साइड 2 होती है, दे लगता ऐसा है दोनों देंगे लेकिन एक बार में एक ही देता है, वो क्या कहलाते हैं, उभयदंती लिगैंड कहलाते हैं। और उभयदंती लिगैंड के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है उस समावयता को आप कौन सी समावयता कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहां आपको NO2- दे रखा है, यहां ये वाली स्ट्रक्चर दे रखी है, एक बार ये लोन पेयर देगा और एक बार तो कोबाल्ट +3 को ये लोन पेयर दे रहा है और एक बार ये कोबाल्ट +3 को ये लोन पेयर दे रहा है। लिंकिंग के तरीके में अंतर है, एक बार नाइट्रोजन दे रहा है एक बार ऑक्सीजन दे रहा है। उभयदंती लिगैंड के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है वो समावयता लिंकेज समावयता कहलाती है, इसीलिए इसका आंसर 3 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी का पसंदीदा क्वेश्चन, MABCD टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं इनके कितने ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। MABCD का मतलब M धातु, A एक दंती लिगैंड, B एक दंती लिगैंड, C एक दंती लिगैंड, D एक दंती लिगैंड, लेकिन चारों की चारों लिगैंड एक जैसे नहीं बल्कि कैसे हैं, अलग अलग। अच्छा क्वेश्चन है, रट ले,
MABCD टाइप के कितने कॉम्प्लेक्स बनेंगे, MABCD टाइप का जो संकुल है उसके कितने ज्यामितीय समावेवी बनेंगे, ये वाली बात कर रहा है MABCD समझ में आना चाहिए। M मेटल है, ये A एक दंती, B एक दंती, C एक दंती, D एक दंती, यहां धातु आयन के साथ एक उपसहसंयोजक बन दिए, एक उपसहसंयोजक बन दिए, एक उपसहसंयोजक बन दिए, एक उपसहसंयोजक बन दिए, यहां धातु आयन के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए यहां धातु आयन की समन्वयी संख्या कितनी है, 4 है। धातु आयन की समन्वयी संख्या कितनी है, 4 है। एक वो व्हाट्सएप पे डाल दिए, देख लेना, ठीक। अब देख लो, आप उसको देख लो, समझ में आता MABCD, ठीक है। ये धातु आयन, ये A, ये B, ये C और ये D। अब समझ में आ रहा होगा, यहां धातु आयन की समन्वयी संख्या कितनी है, 4 है। जब धातु आयन की समन्वयी संख्या 4 होती है तो 2 संकरण हो सकते हैं, एक तो sp3 संकरण होता है, एक dsp2 होता है। सर क्या जिनकी समन्वयी संख्या 4 होती है क्या वो सभी संकुल ज्यामितीय समावेता दिखाते हैं, नहीं, वही दिखाते हैं जिनमें कौन सा संकरण होना चाहिए, dsp2। sp3 वाले कभी भी नहीं दिखाते। और आरपीएससी बार बार ऐसा क्वेश्चन और पूछती है, इनमें से वो कौन सा संकुल है जो ज्यामितीय समावेता नहीं दिखाएगा, और आंसर क्या जाता है, निकिल टेट्राकार्बोनिल। क्योंकि निकिल टेट्राकार्बोनिल में निकिल पर dsp2 नहीं बल्कि कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। अब बात छोड़ो उसकी, इतनी सी बात समझ में आई कि यहां हमसे पूछ रहा है, यहां ज्यामितीय समावेता है कि MABCD टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है, जो वर्गाकार संकुल है, वर्गाकार संकुल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसमें जो संकरण है वो dsp2 है। क्योंकि जब dsp2 संकरण होगा, वो संकुल यौगिक जिनकी समन्वयी संख्या 4 होती है, dsp2 संकरण होता है, वही ज्यामितीय समावेता दिखाते हैं। sp3 वाले कभी भी ज्यामितीय समावेता नहीं दिखाते, तो कौन दिखाएगा, dsp2। अब यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब ये कह रहा है MABCD के कितने ज्यामितीय समावेवी हो सकते हैं, तो इसके ज्यामितीय समावेवी कितने बनेंगे, 3। कैसे, एक बार तो ट्रांस में C को ले आओगे, एक बार ट्रांस में B को ले आओगे, एक बार ट्रांस में D को ले आओगे, तो MABCD टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके कितने GI संभव है, 3 GI संभव है। वही क्वेश्चन वापस आ गया, आरपीएससी का पसंदीदा क्वेश्चन, CONH3 पहले ये देखो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब फॉर्मूला दे दिया है कॉम्प्लेक्स का, उसका 1 मोल है। जल में जब हम डालते हैं तो ये आपको 3 आयन देता है, 3 मोल देता है, ठीक है। इस संकुल का 1 मोल, अगर इसका 1 मोल दे दिया जाए तो AgNO3 सॉल्यूशन के साथ ये 2 मोल आपको AgCl के देता है। तो कॉम्प्लेक्स की संरचना क्या हो, देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये देखें कि यहां कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। आप सबको पता है एमीन उदासीन लिगेंड है, इसके कारण चार्ज 0 रहता है। 3Cl पर आपको पता है चार्ज -3 है, तो ऑटोमेटिक इस समय कोबाल्ट पर चार्ज कितना होगा, +3 होगा। और जो कोबाल्ट +3 होता है उसका आप सबको पता है उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो 6 होती है, या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को कैसे सेट कर रहा हूं, कोबाल्ट 5 एमीन और 1 Cl अंदर लिया और बाहर 2 Cl। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हुआ, कोबाल्ट +3, 5 एमीन, 5 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, क्लोरो 1 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, तो यहां कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब ये कहता है CONH3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इसका 1 मोल है। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये आपको 3 आयन देगा। कैसे, एक तो जटिल आयन देगा और 2 मोल क्लोराइड के मिलेंगे, यानी टोटल आपको यहां पर कितने आयन मिलेंगे, पानी में डालने पर ये आपको 3 आयन देगा। 3 आयन देगा इस तरह से। ये है, रहती इसके साथ है लेकिन होती इसकी, और ये 2 मोल पानी में डालने पर ये आपको 3 आयन देगा, ठीक है। इसी संकुल का 1 मोल, मतलब इसके अंदर अगर मैं AgNO3 डाल दूंगा तो ये मुझे कितने मोल AgCl के देगा, 2 मोल AgCl के देगा। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक रिजल्टिंग ऑर्डर है, ये कहता है कि 2 तरह के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और एक पढ़ा होगा अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। सबने पढ़ा होगा डेल ऑक्टाहेड्रल और डेल टेट्राहेड्रल।
इनमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि जो चतुष्फलकीय संकुल है उसकी जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है वो कितनी होती है, 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल होती है। यानी ये चतुष्फलकीय संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और अष्टफलकीय संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बीच में जो संबंध है वो क्या है, डेल टेट्राहेड्रल बराबर क्या, 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड, देखिए जो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराता हूं मैं वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपसे आरपीएससी ने पूछा है, क्योंकि आरपीएससी का एक ट्रेंड है वो उसी के सराउंडिंग घूमता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आरपीएससी 2011 में पूछा तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, K3Cr इसके साथ ऑक्सिलेटो जुड़े हुए हैं 3। अब आपसे ये पूछा यहां पहला चीज, इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस होते हैं कि जो ये क्रोमियम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब देखो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की परिभाषा आना चाहिए कि जो हमारा ये समन्वयी क्षेत्र है इसमें धातु आयन और जो ये लिगैंड है इनके बीच में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ये जो C2O4-2 होता है ये आप सबको पता होना चाहिए, ऑक्सिलेट आयन है, ये ऑक्सिलेटो आयन है, ये C2O4 है, ये C2O4-2 है, ऑक्सिलेटो आयन है। ये जो ऑक्सिलेटो आयन होता है ये बाइडेंटेड लिगैंड होता है। इसका मतलब ये हुआ एक ऑक्सिलेटो जो आयन है वो मेटल आयंस के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहां 3 ऑक्सिलेटो हैं तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। इसीलिए यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना निकलेगा, 6, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, +3। चाहो तो आप देख भी सकते हो कैसे निकलेगा +3। आप सबको पता है 3 पोटेशियम पर जो चार्ज होगा वो होगा +3, क्रोमियम पर निकालना है तो इसको x मान लेंगे, एक ऑक्सिलेटो पर -2, तो 3 ऑक्सिलेटो पर -6, कुल मिलाकर संकुल उदासीन है तो 0 कर देंगे और x बराबर यहां पर क्या निकलेगा, +3 निकलेगा। ये C2O4-2 इस लिगैंड को ऑक्सिलेटो लिगैंड कहते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड है। बाइडेंटेड का मतलब इस लिगैंड में 2 डोनर एटम है और दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए इसको सममित बाइडेंटेड लिगैंड कहते हैं। हाल में लास्ट ईयर 2011 में पूछा गया, आपको 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए, पूछा इन दोनों में कौन सी समावेता है। अगर आपको दिखे कि जो धनायन है हमेशा जो पहले लिखा रहता है वो धनायन होता है, संकुली धनायन है और संकुली ऋणायन, संकुली धनायन है और संकुली ऋणायन। आपको ये एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और ये एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अगर आपको दिखे कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जटिल धनायन जटिल ऋणायन है और जो दूसरा संकुल है उसमें जटिल धनायन और जटिल ऋणायन है, तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि इनके अंदर जो समावेयता होगी वो कौन सी समावेयता होगी, उपसहसंयोजक समावेयता होगी। अब सर ये उपसहसंयोजक समावेयता की पहचान क्या होती है? सबसे पहले बंधन समावेयता हमने पढ़ी। बंधन समावेयता उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में मिलती है जिनमें उभयदंती लिगैंड पाया जाता है। उभयदंती लिगैंड के कारण जो समावेयता उत्पन्न होती है वो बंधन समावेयता होती है। जैसे अभी हमने नाइट्रो और नाइट्राइटो में पढ़ी थी वो बंधन समावेयता है। अगर आपको दिखे कि एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसके अंदर जटिल ही धनायन है और जटिल ही ऋणायन है, ये रहा कॉम्प्लेक्स जैसा, धनायन भी जटिल ऋणायन भी जटिल, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसमें जटिल ही धनायन है और जटिल ही क्या है, ऋणायन है, और आपको लगे कि इनके अंदर लिगैंड को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है, लिगैंड को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है। देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा 6 है या 6 है, लिगैंड को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है। कैसे एक्सचेंज कर दिया गया है? देखें कि ये जो एमीन है उसको यहां पहुंचा दिया और ये इसको यहां पहुंचा दिया, यानी कोबाल्ट के साथ तो हमने कोबाल्ट के साथ तो 6 साइनो है और यहां क्रोमियम के साथ 6 एमीन है। तो इस तरह की जो समावेयता उत्पन्न होती है उसे उपसहसंयोजक समावेयता कहते हैं। वापिस सुन ले, उपसहसंयोजक समावेयता आपको 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे होंगे, दोनों स्तर इधर भी ब्रैकेट में और इधर भी ब्रैकेट में लिखे होंगे। आपको क्या लगेगा, यहां कोबाल्ट के साथ एमीन, यहां कोबाल्ट के साथ साइन, यानी लिगैंड्स को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है। लिगैंड के एक्सचेंज के कारण जो समावेयता उत्पन्न होती है वो समावेयता आपकी उपसहसंयोजक समावेयता होती है और बंधन समावेयता उनमें पाई जाती है जिनके अंदर मैंने अभी आपको बताया कैसे होते हैं, एम्बिडेंट लिगैंड। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे लिगैंड की स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन उसने पूछा। एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है और यह पूछा गया कि कौन सा लिगैंड स्ट्रांग है। हमेशा ध्यान रखें लिगैंड कौन होते हैं जो लोन पेयर देते हैं, जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है, जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है उनमें लोन पेयर देने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है और जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो लोन पेयर नहीं देते।
भाई जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो कंजूस है, वो अपने लोन पेयर क्यों देगा? तो जो अपने लोन पेयर आसानी से देते हैं, जो लोन पेयर आसानी से देते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं। तो सामान्यतः सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड वो होते हैं जिनमें डोनर कौन होता है? कार्बन होता है। सेकंड नंबर पर वो लिगैंड होते हैं जिनमें डोनर कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। अब ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिससे आपको ये पता चलेगा स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन से हैं, वीक कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जिनमें डोनर कार्बन होता है, कार्बन होता है, कार्बन वो होता है और कार्बन होता है, यानी कार्बन जिनमें डोनर है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। इसमें देखो, इसमें कार्बन, फिर यहां देखो कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग है, और उससे कम स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? जिसमें डोनर कौन देता है? नाइट्रोजन। अब Cn- और CO के अंदर आपको ध्यान रखना है, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, Cn इससे कम है, और फिर अमोनिया और फिर एथिलीन डाइअमीन, यानी ये चारों ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, चारों ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जिनमें डोनर एटम कार्बन होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं। और Cn- और CO के अंदर को ये जो को वाला है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। वापिस अच्छा क्वेश्चन, कई बार आरपीएससी में पूछा, ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स दे देता है और आपसे पूछता है कि इन दोनों में कौन सी समावेता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की होती है। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये आपको सल्फेट आयन देगा, और अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये क्लोराइड आयन देगा। तो एक प्रकार की समावेता और होती है जिसे हम कहते हैं आयनन समावेता। आयनन समावेता क्या होती है? वो संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन पानी में डालने पर वो अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं। देखो यहां भी कोबाल्ट तो यहां भी कोबाल्ट, 5 एमीन यहां, 5 एमीन यहां, 1 Cl यहां, 1 Cl यहां, 1 सल्फेट यहां, 1 सल्फेट यहां, दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन पानी में डालने पर ये सल्फेट आयन देगा, ये पानी में डालने पर क्लोराइड आयन देगा। इसका आयनन क्षेत्र सल्फेट है, इसका आयनन क्षेत्र क्लोराइड है। पानी में डालने पर अगर अलग अलग प्रकार के आयन दें तो इस प्रकार की समावेता को हम क्या कहते हैं? आयनन समावेता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब भी मेटल कार्बोनिल का क्वेश्चन आ जाए, ये मेटल कार्बोनिल और ये मेटल कार्बोनिल, और आपसे पूछे क्या ये मेटल कार्बोनिल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉलो करते हैं, तो हमेशा याद रखें जितने भी हमारे कोर्स में धातु कार्बोनिल होते हैं वो सब प्रभावी परमाणु क्रमांक के नियम का पालन करते हैं। जैसे आप सबको पता है ये आयरन है और इसके साथ 5 CO जुड़े हुए हैं, इस तरह से 5 लिगैंड्स जुड़े हुए हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि जो ये आयरन है ये लिगैंड से जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके बाद अपना विन्यास ऐसा करता है कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएं जैसे निकटवर्ती अक्रिय गैस, जो इसके पास में जो अक्रिय गैस है उस जैसे इलेक्ट्रॉन हो इसके पास आ जाए। क्या मतलब है? जैसे स्कैंडियम से जिंक तक की हम बात करें तो इनके पास में जो निकटतम अक्रिय गैस है वो क्रिप्टॉन है। यानी मैं सीधी सी बात कहूं कि जो हमारी 3D सीरीज है उसकी जो मेटल है वो ये कोशिश करती है कि लिगैंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उनके भाइतम कोश में या उनके संयोजी कोश में या उनके कोश में कुल मिलाकर 26 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब आप सबको पता है FeCO5 की स्ट्रक्चर ये होती है। ये जो आयरन है इसका परमाणु क्रमांक 26 है, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 26 है। ये जो लिगैंड्स होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, हर लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये एक दंती लिगैंड है। 26, 2 इससे मिलेंगे, 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 तो 2 पंजे 10। इसीलिए यहां FeCO5 है, उसमें Fe के पास अब कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है? 36 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब इसके पास क्रिप्टॉन जितने इलेक्ट्रॉन है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यही कहता है कि जो धातु है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर या लिगैंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना विन्यास निकटतम अक्रिय गैस जैसा करने की कोशिश करती है। इसे ही प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम कहा जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और हमेशा याद रखें कि जो ये धातु कार्बोनिल होते हैं ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन करते हैं। अगर कोई धातु कार्बोनिल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन नहीं कर रहा तो फिर उस स्थिति में वो क्या करता है? अपना पॉलीमराइजेशन करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बहुलीकरण करता है, और फिर भी उसकी कोशिश यही रहती है कि वो अपना विन्यास निकटतम अक्रिय गैस जैसा कर ले। जैसा इसके अंदर ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट में है, यहां आपको दिख रहा है 2 कोबाल्ट है इस तरह से, और 8 कार्बोनिल है, 1 2 3 4 5 6, यहां ब्रिज लिगैंड होता है 7। आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना सा याद रख लें, थोड़ा आइडिया।
अब ये जो कोबाल्ट है आप सबको पता है इसके इसके परमाणु क्रमांक 27, तो इसके पास 27 इलेक्ट्रॉन, 2 इससे मिलेंगे 29, 2 इससे मिलेंगे 31, 2 इससे मिलेंगे, क्योंकि ये तो लिगैंड है। लेकिन ये वाला जो लिगैंड है ये ब्रिज लिगैंड है। ब्रिज लिगैंड वो लिगैंड होता है जो 2 मेटल से जुड़ा हुआ होता है, ये इस मेटल से भी जुड़ा है, इस मेटल से भी जुड़ा है, ये ब्रिज लिगैंड है। और ब्रिज लिगैंड के कारण सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो 27, 2 29, 2 31, 2 33, इससे एक मिला 34, इससे एक मिला 35, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इससे ये कोवलेंट बॉन्ड है, इससे भी एक मिला 36। इसीलिए दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 36 होंगे। विल्किंसन उत्प्रेरक, 12th बोर्ड की किताब में अच्छा सा क्वेश्चन है, विल्किंसन उत्प्रेरक क्या काम आता है? विल्किंसन उत्प्रेरक इतना सा याद रखें, रोडी होती है ना, रोडी घर में काम आने वाली, रोडी का कॉम्प्लेक्स है, वो विल्किंसन उत्प्रेरक होता है। और जो एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में काम आता है ये कैटलिस्ट होता है। जैसे फास्फीन है तो इसके साथ इस तरीके से 3 फेनिल जुड़े होते हैं। ये जो एक रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, रोडियम फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स है, इतना सा याद रखें, रोडियम फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स है जिसे विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं, और ये एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में काम आता है। कई बार तो ऐसे पूछ लेते हैं इनमें से विल्किंसन कैटलिस्ट कौन सा है, तो इतना सा भी याद हो आपको, रोडियम फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स है। एक तो फास्फीन जो होती है ना, PH3, इसके H के हटा के, इन H को हटाकर 3 फेनिल लगा दिए तो ये PPS3 बना, इसको बोलेंगे ट्राइफेनिल फास्फीन। इसकी संख्या 3 होती है, एक क्लोरो होता है और रोडियम होता है। यहां रोडियम फर्स्ट जो है ये रोडियम फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स है, इसी कॉम्प्लेक्स को विल्किंसन कॉम्प्लेक्स कहते हैं जो एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में काम आता है। सब इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरी चांसेस है कि सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? D5, ऑक्टाहेड्रल, लो स्पिन। अब आप सबको पता है ये जो क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे CFT थ्योरी पर बेस है। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लिगैंड के प्रभाव में उनके अंदर जो डी कक्षक है वो 2 एनर्जी लेवल में बढ़ जाते हैं। एक को T2G कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? EG। ये कहता है अष्टफलकीय संकुल है। अष्टफलकीय संकुल में हम जो डी कक्षक है उनको 2 कैटेगरी में बांटेंगे, T2G और EG। D5 बनना है, चाहे D1, D2, D3 तक तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो चाहे वीक लिगैंड हो। लो स्पिन का मतलब है कि यहां स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड जब होता है तो पेयरिंग होगी, D4 इसमें आएगा, D5 इसमें आएगा, तो D5 के अंदर तो इसके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल कितनी मिलेगी? 1। D8 चतुष्फलकीय संकुल। चतुष्फलकीय संकुल में आपको पता है जस्ट उल्टा हो जाता है, E नीचे आ जाता है, T2 ऊपर आ जाता है। चतुष्फलकीय संकुल में चाहे लिगैंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हमेशा हाई स्पिन होता है। हाई स्पिन का मतलब ज्यादा से ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन भरे आएंगे। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, तो इसके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। तीसरा D6 अष्टफलकीय लो स्पिन। अब D6 कैसे बनोगे? आपको पता है D6 में तोड़ते हैं अष्टफलकीय में T2G, EG। लो स्पिन का मतलब D1, D2, D3, D4, D5, D6। तो इसमें तो एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। D3 अष्टफलकीय। अष्टफलकीय का मतलब T2G नीचे, T2 नीचे, E ऊपर। D3, D1, D2, D3। याद रखें D3 जब धातु आयन का विन्यास हो और अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स हो तो चाहे प्रबल लिगैंड हो चाहे दुर्बल लिगैंड हो, D1 विन्यास हो तो 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, D2 हो तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, D3 हो तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जो पेयरिंग चालू होती है वो D4 से चालू होती है अष्टफलकीय संकुलों में, तो यहां सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन D3 में होंगे अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स में। यह क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की बुक जो हमारी नई चल रही है उसके अंदर एक टेबल बना रखी है, और ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, लेकिन हमसे सेकंड ग्रेड 2017 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा, दे दिया कि एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया जिसमें 5 एमीन और साथ में एक एक्वा लगा हुआ है, और ये कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 500 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो बताइए ये कॉम्प्लेक्स कैसे रंग का होगा? ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये लाल रंग का कॉम्प्लेक्स है, जो ये कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 5 एमीन है, एक एक्वा है, 500 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और इसका जो कलर है वो किस कलर का है? रेड कलर का है। अब ये भी कहा आरपीएससी का पसंदीदा क्वेश्चन, इनमें से कौन ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करेगा? वो कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, साधारणतः वो ज्यामितीय समवेता दिखाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में
जिनमें sp3 संकरण होता है वो ज्यामितीय समवायता नहीं दिखाते। कौन दिखाते हैं? dsp2 दिखाते हैं। याद रखें प्लैटिनम +2 के जितने भी कंपाउंड है हमारे कोर्स में, उन सब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उन सब के अंदर संकरण कौन सा है? dsp2। निकिल टेट्रा कार्बोनिल का एग्जांपल एग्जामिनर कई बार पूछ चुका कि जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा होगा 4 है और इसमें संकरण sp3 पाया जाता है, इसीलिए ये ज्यामितीय समवायता नहीं दिखाएगा। ये क्वेश्चन फिक्स है आरपीएससी का। इनमें से ज्यामितीय समवायता कौन नहीं दिखाएगा? कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा निकिल टेट्रा कार्बोनिल। ये आपको दिख रहा होगा यहां प्लैटिनम के साथ 2 एमीन और 2 सीएल जुड़े हुए हैं, ये डाई एमीन डाई क्लोरो। यहां प्लैटिनम +2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, 2 दूनी 4, यहां 3 आएगा। यहां ये भी दिखाता है, ये नहीं दिखाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जांपल है MnBr4-2। ये एक Mn+2 का कॉम्प्लेक्स है और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इन्होंने दे दिया, चुंबकीय आघूर्ण इसका दे दिया 5.94 बोर माइनस। अब सबसे पहले आपको दिख रहा है ये Mn+2 है, Mn+2 का कॉम्प्लेक्स है। MnBr4-2 का यानी ये Mn+2 का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और बता रखा है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण 5.9 बोर मैग्नेटॉन है और पूछ रहा है इस कॉम्प्लेक्स आयन की ज्यामिति क्या होगी। सबसे पहले आपको भिड़ते ही दिख रहा है कि ये जो Mn+2 है, Mn+2 कैसे निकला सर? x -4 बराबर -2, तो x बराबर +2, ये Mn+2 का आयन है। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखते ही समझ में आ गया या तो संकरण इसमें sp3 होगा या dsp2 होगा। जब संकरण sp3 होता है तब तो ज्यामिति आप सबको पता है चतुष्फलकीय होती है, और dsp2 होता है तो आप सबको पता है ज्यामिति कैसी होती है? वर्गाकार समतलीय होती है। तो वैसे ही आंसर समझ में आ जाता है कि या तो आंसर चतुष्फलकीय होगा या वर्गाकार समतलीय होगा, या तो ये होगा या ये होगा, थर्ड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकते। अब देखें Mn+2 के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण 5.9 बोर मैग्नेटॉन निकल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, क्योंकि जब Mn+2 के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है ना, तब चुंबकीय आघूर्ण 5.9 बोर मैग्नेटॉन निकलता है। आप सबको पता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो फॉर्मूला है वो कौन सा होता है? √n+2, यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेट। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है तब चुंबकीय आघूर्ण 5.9। अब आप सबको पता है ये Mn+2 है। Mn+2 का परमाणु क्रमांक 25, विन्यास 3d5 दिख रहा है। 5 अयुग्मित होंगे, d1, d2, d3, d4, d5। 4 खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं, यहां तो है नहीं, तो कौन कौन एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन कौन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? 4s, और कौन पार्टिसिपेट करेगा? 4p। इसीलिए इसके अंदर संकरण कौन सा होगा? sp3। और sp3 जब संकरण होगा तो इसकी आकृति कैसी होगी? चतुष्फलक। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, इसका 1 मोल है। अगर मैं इसके अंदर AgNO3 डालूंगा तो कितने मोल मुझे AgCl के मिलेंगे? आप इसको पानी में डालेंगे तो ये वाला आपको क्लोराइड आयन मिलेगा, ये मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये वाला क्षेत्र तो समन्वयी क्षेत्र है, ये अनायनित क्षेत्र है। सिर्फ आपको आयन इससे ही मिलेगा, इससे तो आपको जटिल आयन मिलेगा, इससे आपको क्लोराइड आयन मिलेगा। 1 मोल से 1 मोल ही क्लोराइड आयन मिलेगा, जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl के कितने मोल देगा? 1 मोल देगा। अगला क्वेश्चन, टेट्राएमीन जिंक+2 की ज्योमेट्री कैसी है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 गुरुजी या dsp2, इनमें से आंसर आएगा। sp3 होगी तो चतुष्फलकीय, dsp2 होगी तो वर्गाकार समतलीय, ये दो तो हो ही नहीं सकते। यहां मुझे दिख रहा है जिंक+2, जिंक+2 तेज 3d10। सर ये जिंक+2 तो 3d10 है। अरे 4 खाली उपलब्ध करा, 4 उपलब्ध करा, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10। साहब मेरे पास तो है नहीं, तो आगे से उपलब्ध करा, क्योंकि तेरा काम क्या है? खाली कक्षक उपलब्ध कराना। कितने कराने हैं? 4। तो इसका मतलब संकरण कौन सा हो गया? sp3। और sp3 की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। फिर वही क्वेश्चन,
आपको दो संकुल दे दिए और पूछा इनमें कौन सी समावेता है, जटिली धनायन, जटिली ऋणायन, जटिली धनायन, जटिली ऋणायन। गुरुजी लिगैंड का आपस में एक्सचेंज, इस प्रकार की समावेता कौन सी समावेता? उपसहसंयोजक समावेता। आईयूपीएससी ने बताना। डाइपोटेशियम ना ना ना, सरल आयन जो होता है, ये सरल आयन है और ये जटिल आयन है। सरल आयन की संख्या का उल्लेख नहीं करते पोटेशियम। हाँ साहब पोटेशियम पहले। सर ये जो समन्वय क्षेत्र होता है इसमें हमेशा लिगैंड को पहले बोलते हैं, तो डाइपोटेशियम तो गलत हो गया, पोटेशियम। इस समन्वय क्षेत्र में लिगैंड को पहले बोलते हैं तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये सरल धनायन है और जटिल ऋणायन है, और जब जटिल ऋणायन होता है तो धातु आयन के नाम के अंत में 8 लगाते हैं, तो नाम बना पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, और जिंक पर ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा +2 आता ही है, इसीलिए इसका आंसर 4। फिर वही क्वेश्चन, दो कॉम्प्लेक्स दे रखे, दोनों का अणुसूत्र समान है। पानी में डालूं तो ये ब्रोमाइड आयन दे, पानी में डालूं तो ये सल्फेट आयन दे। जब पानी में डालने पर भिन्न भिन्न प्रकार के आयन मिले तो वो समावेता कौन सी होती है? आयनन समावेता होती है। वापस सर वही क्वेश्चन, 1 मोल COCl3.4NH3 है, ये आपको अणुसूत्र दे दिया। अब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा। जब मैं इसके अंदर AgNO3 डालता हूं तो एक ही मुझे AgCl मिलता है, इसका मतलब बाहर एक ही क्लोराइड है। तब धातु की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? सेकेंडरी वैलेंसी कुछ ही नहीं है, जो हम अभी संकुल यौगिक बनाएंगे उसके अंदर जो धातु आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब आप सबको दिख रहा है एमीन तो 0, 3Cl के कारण -3, तो यहाँ कोबाल्ट +3 है, और कोबाल्ट +3 की आप सबको पता है कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 6 कैसे सेट करोगे? 4 तो एमीन अंदर ले लोगे, 2 Cl अंदर ले लोगे और बाहर 1 Cl आ जाएगा, बन गया। देखो यहां जो कोबाल्ट +3 है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। कैसे? 4 और 2 6, यही तो चाहिए। और सेकेंडरी वैलेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। वो सेकेंडरी वैलेंसी ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लास्ट ईयर पूछा था हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? अगर आपको एक ही प्रकार का लिगैंड दिखे तो वो होमोलैप्टिक होता है, और अलग अलग प्रकार के लिगैंड दिखे तो हेटेरोलैप्टिक है। यहां साइनो है, यहां क्लोरो है, यहां एमीन है, यहां एमीन और क्लोरो दोनों है, इसीलिए ये हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। लास्ट ईयर पूछा गया इनमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है? आपको पता है ये जो एडिशन कंपाउंड होते हैं, योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। ऊपर के तीनों उदाहरण डबल सॉल्ट के हैं, और ये वाला जो उदाहरण है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट क्षेत्र जरूर दिखेगा। ये डबल सॉल्ट है पोटेशियम क्लोराइड KCl-MgCl2.6H2O, जिसको आप कार्नेलाइट कहते हैं। ये फेरस अमोनियम सल्फेट है जिसको मोहर लवण कहते हैं। ये आपकी फिटकरई है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, और ये आपका एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है, दे रखा है क्वेश्चन में, एक आयन है जिसका विन्यास 2.84 चुंबकीय आघूर्ण। देखिए चुंबकीय आघूर्ण अगर 2.84 है तो समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है तो चुंबकीय आघूर्ण 2.84 होता है। तो वो कह रहा है कि कौन सा विन्यास संभव है। अब देखो कुछ नहीं कहे तो ये हम ये मान के चलेंगे, कुछ नहीं कह रहा ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये अष्टफल के संकुल की बात हो रही है। D4 ये तो हुआ T2 और ये हुआ E। D4 प्रबल लिगैंड D1 D2 D3 तो ऐसे ही भरेंगे, चाहे कोई माइकेल आ जाए, प्रबल आ जाए चाहे दुर्बल। हाँ प्रबल है तो चलो, हाँ इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 2.84 निकलेगा। यहां दुर्बल होता तो D1 D2 D3 D4 इधर पहुंच जाता। प्रबल और दुर्बल दोनों में ही D1 D2 D3 तो यहीं भरता। D5 प्रबल लिगैंड होता तो कैसे भरता? D1 D2 D3 D4 D5, इसलिए आंसर फर्स्ट था। एंटी कैंसर के रूप में जो दवाई काम आती है वो आप सबको पता है कि जो ये प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है जिसके साथ 2 एमीन और 2 क्लोरो जुड़े होते हैं, जिसे आप सब लोग डाई एमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम सेकंड बोलते हैं। इसकी जो सिस फॉर्म होती है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है, इसी फॉर्म को सिस्प्लेटिन भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे
और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।